33% मार्क्स लाने हैं, इसमें ओनली आपको 33% मार्क्स लाने हैं। और इसका जो मार्क्स है, बाय द वे सपोज आपको 100 मार्क्स मिला आउट ऑफ 200, तो इसके मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि वेदर यू आर क्वालिफाइंग और नॉट, आप क्वालिफाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, इसके मार्क्स से डिसाइड होगा। नॉर्मली अगर आपने 100 मार्क्स ले आए तो उस साल कट ऑफ आप क्लियर कर लोगे, अगर 100 मार्क्स आपने ले आए, ठीक है। वैसे ये वाला जो पेपर है, इसमें आपने 33% मार्क्स ले आया तो आपका पेपर 1 चेक होगा। अगर इसमें 33% नहीं आया तो पेपर 1 चेक ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इसमें जो दो मेजर पोर्शन है वो है इंग्लिश और मैथ्स, और इसके साथ रीजनिंग बोल सकते हो, ठीक है। ये सी सेट पेपर में ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। इसमें इतना कर लो कि एटलीस्ट 33% मार्क्स ले आए हम लोग। बट ये इटसेल्फ डिफिकल्ट होता जा रहा है लास्ट 2-3 ईयर से, है ना, 2-3 साल से इसमें भी क्वालिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सी सेट में, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं वो थोड़ा सा टफ होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। नॉट ओनली दिस, इंग्लिश का भी ऐसे ही हो रहा है। इसलिए मैं हर किसी से सजेस्ट करता हूँ, चाहे आप कोई भी मीडियम के हो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर या इंग्लिश का जो न्यूज़ है माइंड में सुनो। जितना सुनते जाओगे, जितना पढ़ते जाओगे, उतना आपका पढ़ने का हैबिट बढ़ेगा इंग्लिश को, है ना। और जितना न्यूज़पेपर को फास्ट रीडिंग करके समझोगे, वही हेल्प करेगा आपको पैसेज रीडिंग करने में इसमें, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ने से ऑटोमेटिकली इंग्लिश वाला पार्ट इंप्रूव हो जाएगा। अब इंग्लिश वाले पार्ट में सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? वोकैबुलरी, है ना। तो उसमें कोई लाइन लिखा है, कोई वर्ड लिखा है जो हमको समझ नहीं आता, सबसे बड़ा इश्यू यही होता है, और उसके कारण से पूरा लाइन पढ़ने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है, यही होता है। तो क्या करो, आपके मोबाइल पे ओके गूगल को एक्टिवेट कर दो, या तो एलेक्सा को एक्टिवेट कर दो आपके मोबाइल पे, है ना। ये डाउनलोड कर लेना एलेक्सा करके, या ओके गूगल उसको एक्टिवेट कर लो अपने वॉइस के रिकॉग्निशन से। तो जब भी आप ओके गूगल बोलोगे तो क्या होगा, वो आपको पूछेगा क्या, तो आप उससे पूछो इसका मीनिंग क्या है, तो वो बता देगी तुरंत से। तो इसके बाद आपका रीडिंग कंटिन्यूअस हो जाएगा, रादर देन उसको पूरा वर्ड बाय वर्ड लिखते हुए सर्च करने से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले पार्ट का जब आप पैसेज रीडिंग करते हो तो मेक श्योर आपके पास मोबाइल पास में हो, या तो आपके पास अगर अलेक्सा है तो अलेक्सा पास में हो, या मोबाइल में अलेक्सा डाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। ये 3 चीजें, ठीक। तो इंग्लिश वाला पार्ट और कैसे इंप्रूव होगा? दूसरा मैंने बोला कि डीडी न्यूज का 2 वर्जन आता है मॉर्निंग में, एक इंग्लिश वर्जन और एक हिंदी वर्जन, ठीक है ना, मॉर्निंग में ही आता है। तो वही न्यूज को वो हिंदी में भी बताता है, वही न्यूज को वो इंग्लिश में भी बताता है। तो इससे क्या होता है, हम लोगों को न्यूज़ पता रहता है, उसके बाद नए-नए वर्ड्स इंग्लिश के सुनाई में दे आते हैं। तो इससे आपके लिए वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो दूसरा सोर्स मैंने बोला है, पहला तो एलेक्सा था, एलेक्सा एंड ओके गूगल। दूसरा मैंने बोला डीडी न्यूज़। ये हर किसी को करना है, जिसका भी जो भी लैंग्वेज हो, उसको हर किसी को करना है। एलेक्सा, ओके गूगल, डीडी न्यूज़ वाला। देखो, कभी भी इंग्लिश सीखना है या इंग्लिश को पढ़ना है करके अलग से इंग्लिश की बुक मत पढ़ो अभी के लिए, है ना। आपके पास ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, जिसको आप हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हो, है ना। तो अल्टीमेटली अब नॉवेल अगर जो इसको पढ़ने की हैबिट है, उससे अच्छा नॉवेल से अच्छा कोई ना कोई बुक उठा के पढ़ लो, है ना, जो यूपीएससी से रिलेटेड है। अभी ये 2 या 3 साल का जिसका भी जितना भी जर्नी है, आपका कितना साल का है? नहीं, आप कौन से ईयर में दोगे? 24 आपके पास, हाँ, आप दोनों के पास अगले साल ही देने का है ना, आपके पास टाइम है ना, आपके पास भी टाइम है, ठीक है ना। आप भी शायद 3 साल बाद दोगे ना। हाँ, कृष्णा आप भी तो 3 साल बाद दोगे ना। यस सर। हाँ, अंबे आप नेक्स्ट ईयर दोगे ना। यस सर। ओके, ठीक। तो अब क्या है, इवन एंटरटेनमेंट भी करना है, मूवीज भी देखना है, तो मेक श्योर आप इंग्लिश वाली मूवी देखो, है ना। जितने नए वर्ड्स कहीं से भी वर्ड्स आए, मेरे पास नए नए वर्ड्स आते जाना चाहिए, अलग से पढ़ना नहीं है, पर मूवीज को भी अगर देखना है तो इंग्लिश में ही देखो, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका
इंग्लिश वाला पोर्शन। अब मैथ्स वाला पोर्शन को क्या करना है? ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है, ये टाइम टेकिंग है और प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ रिक्वायर्ड है। जिनका अगले साल ही देने का है, उनको मैथ्स का प्रैक्टिस, जिसका वीक है मैथ्स, उनको मैथ्स का प्रैक्टिस हर एक वीकेंड में करना है, 4 घंटा। हर एक संडे का 4 घंटा डेडिकेट कर दो कि मैथ्स मेरे को करना है। मैथ्स कैसे करना है? आर.एस. अग्रवाल की एक बुक होती है, उस आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक-एक चैप्टर उठा-उठा के करते जाओ। उसमें पहले एग्ज़ाम्पल्स दिए रहते हैं और उसके बाद आपके क्वेश्चन्स दिए रहते हैं। ठीक है? एक चैप्टर होना ही चाहिए हर एक संडे को। ठीक है? मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। ये हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला भी ऐसी है। ये आर.एस. अग्रवाल की ये बुक होती है। तो इसमें आप देखोगे, इसमें सॉल्यूशन भी दिया रहता है, उसमें हर एक चैप्टर लिखा रहता है, नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो, है ना? हर एक चैप्टर बाय चैप्टर करते जाना। ठीक? तो मैथ्स वाला पोर्शन को मैंने बता दिया। हर एक वीकेंड, नन ऑफ द वीकेंड शुड गो विदाउट सॉल्विंग एनी मैथ्स, है ना? ये मान के चलो। अब जिनका 3 साल है, उनको भी मैथ्स करना चाहिए, है ना? टाइम टेकिंग है, पर जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी बात है। हम तो सिर्फ हफ्ते में 2 घंटा 4 घंटे की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन, क्यों हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि भाई 33% लाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मेरे अच्छे-अच्छे स्टूडेंट जो कि इससे प्रीवियस ईयर में क्रैक किए थे, इस साल में सीसेट में मार्क्स नहीं आया करके ये वाला नहीं निकल पाया। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसका क्लियर हो रहा है, जो क्लियर नहीं हो पाता, है ना? और जो क्लियर हो जाता है, वो क्लियर नहीं हो पाया। तो इसको इजीली नहीं लेना है सीसेट को, ठीक है? हाँ, यहाँ पे जो क्लासेस होंगी, ये नवंबर से चालू हो जाएंगे सीसेट की। नवंबर से कंटिन्यूअसली आपकी मार्च तक चलेंगी, ठीक है? क्योंकि ये प्री का पार्ट है, तो हम लोग थोड़ा लेट से करेंगे इसको, ठीक है? ठीक। तो सीसेट वाला पोर्शन तो समझ आ गया कि कैसे मार्क्स लाने हैं। अब जीएस वाले पोर्शन में क्या है, इसको देखते हैं। तो जीएस के प्री को क्रैक करना है हम लोगों को, प्रीलिम्स वाला एग्जामिनेशन को क्रैक करना है जीएस का। तो इसमें 5 पिलर हैं, 5 स्तंभ हैं। जीओआईएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। ये 5 पिलर हैं। ये पिलर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर साल यूपीएससी कभी ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन करेगा, कभी हिस्ट्री से, कभी पॉलिटी से, कभी इकोनॉमिक्स से, कभी एनवायरनमेंट से। यूपीएससी कीप्स ऑन प्लेइंग विद दिस 5 सब्जेक्ट्स। तो अगर ये 5 सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे से हैं और बाय द वे मेरा हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो और उस साल उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो मेरे 20 क्वेश्चन तो आराम से मेरा निकल गए, है ना? अगर मेरा हिस्ट्री स्ट्रांग है तो। बट मैं ऐसा नहीं कर सकता कि प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आया तो इस साल हिस्ट्री ही पढ़ूं। नहीं, यूपीएससी कभी भी इसको फॉलो नहीं करता कि इस साल हिस्ट्री से आया तो अगले बार पॉलिटी से देगा। अगर एंशियंट से ज्यादा आया तो मिडिवल से ज्यादा देगा, मिडिवल से ज्यादा आया तो मॉडर्न से ज्यादा देगा। तो एक चीज कंफर्म कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर अगर हिस्ट्री से ज्यादा आया तो इस साल पॉलिटी से ज्यादा आ सकता है ना? अपोजिट तरीके से समझना इसको, ठीक है ना? तो मतलब फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर आपको 1 या 2 अटेम्प्ट का टारगेट करते हो, 1 या 2 मतलब क्या है कि जैसे मैं इस साल देने वाला हूं एग्जामिनेशन, बट इन एनी केस मेरा इस साल का रिजल्ट आने में अगला साल हो जाता है। जैसे क्या है, अभी मैं 26 मई को एग्जाम दूंगा ना, तो इसका रिजल्ट आएगा 24 मई 2025 में। 2024 में अगले साल मैं एग्जाम दूंगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 2025 में, और अगेन 26 को एग्जाम रहेगा अगले साल का प्रीलिम्स। तो इन एनी केस 2 अटेम्प्ट तो देने ही आपको। इसका ही रिजल्ट आने में इतना टाइम लग जाता है। 2 दिन पहले पता चलेगा आपका प्रीवियस में हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या 2 दिन तक वेट करते रहोगे, कि मतलब इतने साल तक वेट थोड़ी ना करोगे कि अगले साल मेरा होगा नहीं होगा, तो आप तो तैयारी करना चालू कर दोगे अगले साल का प्रीलिम्स का। समझ गए ना? तो यूपीएससी इटसेल्फ इज द प्रोसेस ऑफ 2 इयर्स। आपका हो रहा है फर्स्ट ईयर में, नहीं हो रहा है दोनों कंडीशन में, ठीक है? तो इसलिए
आपको 2 अटेम्प्ट तो देने ही हैं, जब 2 अटेम्प्ट देने ही हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना टाइमलाइन लेके चलूँगा। तो मैंने ये बोला कि बाय द वे इस बार मेरा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग था, तो इस बार मैंने हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग को ज़्यादा कर लिया। होता ही है, चाहे 5 सब्जेक्ट्स में बैलेंस नहीं बन पाता, कभी कोई न कोई सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता ही है और इट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर इंटरेस्ट डेफिनिटली। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है, तो आपको वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, ठीक है? तो बट मेक श्योर कि जब आपका फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट हो, ये सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट मैनेजेबल लेवल पे हो। मैनेजेबल लेवल मतलब 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 10 क्वेश्चन तो हिलने चाहिए, है ना? इतना होना चाहिए फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में। तभी तो 100 में से 100 क्वेश्चन में से मैं 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगा, मतलब 100 मार्क्स ला पाऊंगा। समझ रहे हो ना? मैंने बोला ना कि 100 मार्क्स मैं लाता हूं तभी कट ऑफ क्लियर होता है ना? तो 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स लाने के लिए मेरे को 50% क्वेश्चंस नहीं करना है ना? तो हर एक सब्जेक्ट में 50% का तो टारगेट फर्स्ट ईयर में होना ही चाहिए। बट फिर भी हम लोग सोचते हैं, अगर मेरा हिस्ट्री कितना भी स्ट्रांग हो, 20 में से 20 क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, है ना? 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे ही और उस कंडीशन के लिए बाकी सब्जेक्ट्स हेल्प करते हैं। देखो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, जो भी हो, ये लोग अच्छे बॉलर्स का रेस्पेक्ट करते थे कि उसको नॉर्मल प्ले कर देते थे, आउट नहीं होना है। और जो अच्छे जो लूज बॉलर्स हैं, उनको ठोकते थे। तो मतलब क्या है कि आपके पास अगर आपका हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो उसको तो बहुत अच्छे से खेलना है कि 20 में से 18-16 जो भी क्वेश्चंस है, उतने तो बन जाने चाहिए। पर इट डजंट मीन कि पॉलिटी में बोल्ड हो जाओ, है ना? पॉलिटी इस लेवल पे हो कि एटलीस्ट 20 में से 5 क्वेश्चन आपके हिल जाए, है ना? तो हर एक सब्जेक्ट एक तो स्ट्रांग होगा जिसको हम लोग बोलते हैं होम ग्राउंड में खेलना, है ना? अगर आपका पॉलिटी ऑप्शनल भी है और पॉलिटी से क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में ज्यादा आए हैं, तो वो आपका होम ग्राउंड है, ठीक है? तो होम ग्राउंड में खेलना रहता है तो एग्रेसिव खेलते हैं, बट दूसरे के ग्राउंड में खेलते हैं तो डिफेंसिव खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे पॉलिटिक्स हिस्ट्री मेरा स्ट्रांग था, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी है, तो 20 में से मैं 18 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सोचूंगा नहीं, बट पॉलिटी दूसरे का ग्राउंड है। अगर मेरे को पॉलिटी में थोड़ा भी डाउट है तो आई शुड स्किप द क्वेश्चन रादर देन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। डिफेंसिव खेलना है। तो पूरा यूपीएससी पेपर में डिफेंसिव खेलते रहोगे तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फिर आपका कट ऑफ नहीं निकल पाएगा। 50 क्वेश्चन ही हो सकता है अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके होम ग्राउंड के हैं, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो आपका अटैकिंग मोड में होना चाहिए, है ना? उसमें से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसमें गेसिंग्स भी ज्यादा करो। गेसिंग्स इसमें लॉजिकल गेसिंग होती है ना? डिराइवेशन होता है ना? लॉजिकल गेसिंग। जैसे क्या है, अगर आपको पता है, ये नहीं पता है कि इस बार का साइक्लोन किस लिए आया, बाय द वे नहीं पता है, बट आपको पता है प्रीवियस बार साइक्लोन किस लिए आया था। हाँ, तो आप अंदाज तो लगा सकते हो इस बार का भी यही रीजन हो सकता है करके। जैसे अगर दिल्ली में अर्थक्वेक कभी आया, अब इस बार जयपुर में आ गया अर्थक्वेक, तो दिल्ली में अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसी के ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है जयपुर का। तो आप अंदाज लगा सकते हो। तो ये होता है लॉजिकल गेसिंग। तो लॉजिकल गेसिंग इज ऑलवेज अलाउड, होना ही चाहिए। इवन टॉपर्स भी यही करते हैं, है ना? लॉजिकल गेसिंग करते हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए करके, तो ये होगा फिर आंसर। ठीक। तो प्री को क्रैक करने का तरीका मैंने बोला कि ये 5 स्तंभ, 5 जो पिलर्स हैं, ये मेरे एक मैनेजेबल लेवल पे तो होने ही चाहिए और उसमें से 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हो जो कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हो। यूपीएससी का कोई भी लेवल हो, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, 50% मार्क्स सिक्योर कर लिए तो यू विल बी द टॉपर। 50% मार्क्स सिक्योर कर लिए, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, है ना? तो यू विल बी द टॉपर। टॉपर सीधा मैं बोल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ट्रेंड मेरे को यही बताता है कि मेंस का 2025 मार्क्स में से जो टॉपर हैं, इनको 1050 के आसपास मार्क्स आते हैं, है ना? 2025 में से 1050 के आसपास मार्क्स आता है, रफली 50%। तो 50 से 55% इज द टॉपर्स मार्क्स, ठीक है? और जो कट ऑफ मार्क्स होता है, 2025 में से आपको 700 या 800 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका उस साल का ग्रुप ए का जॉब सिक्योर हो गया, है ना? अब भले आईएएस आईपीएस ना मिलती, लोअर वाला मिलेगा, पर वो ग्रुप ए का जॉब आपका सिक्योर हो गया, ठीक है? तो 700-800 आपका ये वाला लेवल है और 1050 ऊपर वाला लेवल है। व्हाट वी शुड बी टारगेटिंग, 700 वाला टारगेट करना चाहिए कि 1050 वाला टारगेट करना चाहिए?
1050, है ना? अब 1050 लाने के लिए मुझे कितना टारगेट करना चाहिए? 1500 का, तभी तो 1050 आएगा। बाल्टी भर लेके जाएँगे तो अभी तो मग भर रहेगा पानी, है ना? तो ये है, ठीक? तो प्री क्रैक करना कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्री ईज़ी नहीं होता, प्री क्योंकि रिजेक्ट करने के लिए बना है आपको, है ना? कि आप कैसे रिजेक्ट होगे उसके लिए बना है। कैसे मैं कचरा को हटा दूँ, जो लोग नॉन सीरियस है उसको कैसे हटाएँ? तो उसके लिए 15 लाख में से कैसे 15,000 को सेलेक्ट किया जाए, उसका रिजेक्शन का क्राइटेरिया है ये प्री एग्ज़ामिनेशन। कई कई ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा जो कि पूरा परफेक्टली मेंस के मटेरियल्स हैं वो लोग, है ना? कि मेंस का अगर उनको लिखने मिल जाए, तो हो सकता है वो टॉपर बन जाए। बट प्रॉब्लम है वो प्री ही नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, है ना? तो क्या है प्री क्रैक ना करने का बहुत सारा रीज़न है। एक तो क्या है अभी आपने जैसे टेस्ट दिया होगा, जिसमें आपने देखा होगा कई-कई क्वेश्चन हम लोग अननेसेसरी अटेम्प्ट कर डालते हैं, है ना? अटेम्प्ट कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग्स आ जाता है और उसके कारण से हम लोग जो सही सॉलिड मार्क्स होते हैं, उसको में भी नेगेटिव मिल जाता है ना? तो अखरता तब है जब मेरा 50 क्वेश्चन सही था, 100 मार्क्स मिलने वाले थे और मैंने 20 क्वेश्चन गलत करके आया, जिसके कारण से मेरे कितने मार्क्स खत्म हो गए? 20 का 2/3 कर लो, 40/3 तो आपका 20 मार्क्स आप माइनस कर दो, तो कट ऑफ से माइनस हो गए। आपका क्लियर होने वाला था 50 में से 50 नंबर करेक्ट किए थे, 50 क्वेश्चन सही किए थे, तो 100 आने वाले थे। पर नेगेटिव मार्किंग के कारण से आप उस साल सेलेक्ट नहीं हुए और वो बहुत पेनफुल होता है ना? अगर आपका एक्यूरेसी सही रहता, तो वो 50 से आप अटेम्प्ट कर लिए रहते, उस साल का क्रैक हो जाता प्रीलिम्स। पर बिकॉज़ ऑफ नेगेटिव मार्किंग आपका उस साल नहीं हुआ। तो इसलिए एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर वो आता है प्रैक्टिस से। जितना टेस्ट दोगे उतना प्रैक्टिस से आता है। इवन आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप देखो कि 10 में से मैंने कितने को सही किया और कितने को गलत किया। तो गलत करते वक़्त आप घर में तो एग्रेसिव जाते हो कि गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं करके टिक कर देते हो। बट जब एग्ज़ाम देते हो तो स्किप करने की हैबिट डालो, है ना? कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं अटेम्प्ट करना, है ना? स्किप करना इज़ एन आर्ट इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन। स्किप करना कि ये क्वेश्चन मेरे कप ऑफ टी में नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। इवन इफ आप उस टॉपिक को पढ़े हो। जैसे क्या होता है, आज ही मैं दीपिका से बात कर रहा था। जैसे क्वेश्चन आया प्रधानमंत्री आवास योजना में इसमें से क्या-क्या चीज़ें हैं करके। आप पढ़ के भी आए थे प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या-क्या चीज़ें हैं। उसमें 4-5 लाइन लिखा था। पहला लिखा था, गरीबों के लिए जो लोन मिलता है, उसके इंटरेस्ट का सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, पहला लाइन लिखा था। दूसरा इसका पर्पस है, हर एक रूरल एरिया में हर किसी के पास एक घर हो। तीसरा लिखा था, जो लोग जिनके पास ये घर होगा, उनका ये एंश्योर करना है कि उनके 2 ही बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा, है ना? चौथा आपने लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का कंटिन्यूएशन है, बट प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं। कैसे? उसमें क्या लिखा है कि बाय द वे घर आपका टूटता है, तो एलआईसी आपका इंश्योरेंस का भरपाई करेगी, जिससे आपका घर सही हो जाएगा, है ना? 4 लाइन। अब आपको आपको 2 लाइन पता था स्टार्टिंग का। पहला लाइन क्या था कि गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी देने वाली है, रूरल एरिया में घर बनाने वाली है। लास्ट के 2 के बारे में आपको पता नहीं है। पर आपको लगेगा मेरे को पता नहीं है, पर हो सकता है एलआईसी ऐसा करने वाली हो, हाँ, कि आपका घर टूटता है तो इंश्योरेंस करवाने वाली हो, तो आप उसको भी टिक करोगे, है ना? फिर थर्ड इन्फॉर्मेशन मैंने क्या बोला था कि अ थर्ड स्टेटमेंट क्या था? अ, आवाज़ हाँ, सर जिनके 2 बच्चे। इंदिरा आवास योजना का कंटिन्यूएशन है, ऐसा कुछ है ना? तो वो भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन था। तो आर्टिफिशियली मैंने फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन 2 लाइन में लिख दिया और पर आपको लगेगा हो सकता है मेरे को नहीं पता था। इसके कारण से आप ऑल ऑफ द अबव टिक कर दोगे और वो यही चाहता है कि ऑल ऑफ द अबव आप टिक करो। समझ रहे हो ना? कैसे ट्रिक है। वो जानता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। वो जानता है कि कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो आप ये जानना कि अगर 1 साल के सीरियस प्रिपरेशन में अगर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं सुना है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट है भी नहीं। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में पढ़ा है और वो 2 लाइन आपके बारे में आपको नहीं याद आ रहा है, पर वो लिखा हुआ है कि भाई उसमें इंश्योरेंस मिलेगा आपको, घर टूट जाएगा तो उसका इंश्योरेंस मिलेगा। तो आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हैबिट होना चाहिए या तो करेज होना चाहिए कि मैं उसको कैंसल कर सकूँ, नहीं ये ऑप्शन गलत है करके।
इसका मतलब क्या है, मैं उस योजना को मेंस के हिसाब से पढ़ा हूँ, पहला चीज़, तभी मैं प्री को सही कर पाऊँगा। पहला चीज़ ये है कि किसी भी स्कीम को, किसी भी योजना को या कोई भी सब्जेक्ट को मेंस के हिसाब से पढ़ो। क्यों मेंस के हिसाब से पढ़ो? अगर मेरे को लिखने बोला जाता कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में लिखो, तो आप बहुत सारा चीज़ लिखते। तो उस हिसाब से जब मैटर तैयार करोगे, तब प्री में से 4 लाइन उसके आएँगे, है ना? अब उसमें से आपको पता है कि भई प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं जितना भी पढ़ा हूँ, वो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा हूँ, उसमें ये लाइन कहीं नहीं था। तब आप प्री में सही कर पाओगे। इसलिए तैयारी पहले मेंस की होती है, प्री की बाद में होती है। ठीक है ना? मुख्य परीक्षा की पहले तैयारी होती है। दूसरा कॉन्फिडेंस, है ना? अगर पढ़ ली हो तो कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि रिविज़न नहीं किए रहते, है ना? अब क्या हुआ? बाय द वे, रिविज़न का कितना इम्पोर्टेंस है समझना। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को एक ही बार पढ़ा था, तो डेफिनिटली आप कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहोगे, है ना? तो जैसे ही क्वेश्चन आया प्रधानमंत्री आवास योजना, अरे मैंने तो पढ़ा है करके इसको, और उसको मैं फोर्सफुली अटेम्प्ट करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है। बट आपने रिवाइज़ नहीं किया करके कन्फ्यूज़्ड हो गए और उसको गलत करके आ गए। रिविज़न का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो रिविज़न करने से आप कन्फर्म्ड हो जाओगे कि ये लाइन नहीं है। आपका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है रिविज़न करने से। ठीक है? तब आप बोल के पाओगे कि नहीं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 3 एंड 4 इज़ रॉन्ग। ठीक है? दैट्स व्हाई रिविज़न अगर होता है, नेगेटिव मार्किंग कम होता है ना? तो रिविज़न का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो प्री थोड़ा-सा अलग टेक्निक है। मैंने बोला ना, आप मेंस के मटेरियल हो सकता है प्री के मटेरियल ना हो, है ना? तो इसलिए आपको एमसीक्यू जब सॉल्व करते हो, तो पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट नॉट टू अटेम्प्ट, ये कला आनी चाहिए। किसको नहीं अटेम्प्ट करना है। इवन इफ आपने पढ़ा है, उसको स्किप करने का आपको गट्स आना चाहिए। और हमारा ईगो बोलता है कि नहीं, मैंने पढ़ा है, मैं उसको अटेम्प्ट करके ही जाऊँगा, और वहीं पे रॉन्ग करके आते हो। ठीक है ना? व्हाट नॉट टू अटेम्प्ट प्री में। तो एक चीज़ एंश्योर करो, अगला मैं जब भी टेस्ट लूँगा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका स्किप होना चाहिए, क्योंकि डेफिनिटली आपको सारा क्वेश्चन तो नहीं पता रहेगा, है ना? तो अगर 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन स्किप तो होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है, मतलब आप पर्पसफुली, फोर्सफुली अटेम्प्ट कर रहे हो उसको। सारे इन्फॉर्मेशन तो पता हो नहीं सकते आपको, ठीक है? तो मैं देखूँगा आप लोगों का कि स्किप कर रहे हो कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है? सेकंड चीज़ है कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? रिविज़न से, रिविज़न से, रिविज़न से आता है कॉन्फिडेंस। तो प्री के लिए 2 चीज़ें मैंने बोला, पहले नॉट क्या नहीं अटेम्प्ट करना है, दूसरा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? रिविज़न करने से। तो रिविज़न इज़ इम्पोर्टेंट। अब रिविज़न कैसे किया जाए? रिविज़न करने का फ्रीक्वेंसी होता है। रिविज़न करने का फ्रीक्वेंसी होता है। आज ही आप लोग के टीचर से मुझे फीडबैक मिला, पॉलिटी टीचर से, कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो लोग को याद नहीं रहता, है ना? जो पढ़ाते जा रहा हूँ वो प्रीवियस जो है याद नहीं रहता। तो मतलब रिविज़न नहीं कर रहे हो। तो पहला चीज़ क्या है कि जो क्लास में हुआ, उसको घर जाने के बाद, अगर आज आपको रात को 10 बजे के बाद पढ़ने की हैबिट है, तो इमीडिएटली 10 से 12 के बीच में रिविज़न कर लो। कोई सब्जेक्ट नहीं टच करना, सिर्फ़ वही सब्जेक्ट टच करना है जो क्लास में हुआ। अगर आप घर में 7 बजे पहुँचते हो तो 9 बजे से करो या जैसा भी, पर उस डे में रिविज़न कर लो। तो पहला लेवल का जो रिवीजन होगा वो क्लास का होगा, क्योंकि ये 2 घंटा मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ट्रस्ट मी, अगर आप जितना जल्दी आपका रिवीजन करोगे, उतना कम टाइम लगेगा। जैसे 2 घंटे की क्लास है, ये 15 मिनट्स में रिवाइज़ हो सकता है, बशर्ते आप उसी दिन रिवीजन कर रहे हो। सेकंड, जो क्लास में हुआ आपने उसको नोट डाउन किया है। ये 2 चीज़ों से रिवीजन अच्छे से होता है। नोट डाउन करने से आपका क्लास रिवाइज़ हो जाता है। आप उस नोट डाउन को, नोट्स को पढ़ते हो, तो आपको याद होता है टीचर क्या-क्या बोला करके।
ठीक है ना? हो सकता है वो रफ टाइप का भी लिखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नोट्स खराब भी हो सकता है, बट वो आपको हेल्प करता है रिकॉल करने में, ठीक है ना? तो 2 घंटे का जो रिवीजन है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 120 मिनट्स अगर है, तो उसका 10% में रिवीजन होना चाहिए। तो पहला रिवीजन 12 मिनट्स में होना चाहिए, अगर 120 मिनट है तो 12 में होना चाहिए और अगला सेकंड रिवीजन फर्दर उसके 10 मिनट्स में होना चाहिए, ऐसा है। समझ रहे ना? तो इस तरीके से आपको रिवीजन होना है। तो पहला रिवीजन क्लास का इमीडिएटली आप कर लिए, तब क्लास जैसे ही घर पहुंचे आप कर लिए रिवीजन। अब क्या है, अगले दिन के मॉर्निंग में क्या पढ़ना है? जो क्लास में हुआ था उसको बुक से पढ़ना है या नोट से या हैंडआउट से पढ़ना है। ठीक है? सेकंड चीज हुआ, आज जो क्लास में हुआ था उसी चीज को डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट डे। इससे क्या होगा, जो नोट्स मैंने रिवाइज किया था वो एक अच्छा सा स्ट्रांग हो गया, प्लस मेरे को और भी इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है? तीसरा काम क्या करना है, जैसे सेकंड चीज मैंने बोला, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको बुक से पढ़ना है। ठीक है? तो पहले नोट से पढ़ो, जो क्लास में नोट किया है। सेकंड है बुक से पढ़ो। फिर थर्ड काम क्या करना है, आज जो क्लास होने वाली है उसको बुक से पढ़ो। ठीक है? टुडेज क्लास का, आज शाम को जो क्लास होने वाली है उसको बुक से पढ़ के आओ। थोड़ा ही समझ आएगा पर पढ़ के आओ। ये तीन चीज करते जाओगे ना, ट्रस्ट में आपका क्लास के साथ साथ पूरा सब्जेक्ट का प्रिपेयर हो जाएगा, है ना? नहीं तो क्या होता है, आप लोग लैग करते जाते हो, क्लास होता जा रहा है, आप लैग करते जाओगे। अगर ये नहीं करोगे तो लास्ट में आपके पास इतनी मोटी नोट्स हो जाएगा जिसको आप पढ़े ही नहीं रहोगे। ठीक है ना? तो धीरे धीरे रोज का रोज छोटा छोटा डोज लेना ज्यादा बेटर है, रादर देन बड़ा बड़ा डोज ले लेना। ठीक है ना? एक मेरी कजिन है ना? तो मैरिज वगैरह होने वाली थी उसकी, बट क्या है कि मैरिज से पहले थोड़ा 1-2 साल पहले हेल्थ बढ़ गई थी, है ना? अब वो शादी होने वाला है तो हेल्थ कम करना है करके, तो वो पूछी कैसे हेल्थ कम होता है, तो मैंने बोला था कि नींबू, सुबह गर्म पानी में नींबू पियो, है ना? तो आपका फैट रिड्यूस होगा करके। अब वो सोची कि जल्दी करना है, तो 2-2 नींबू का निचोड़ के, है ना, गर्म पानी में पीने लग गए। वो पूरा अंदर तक अल्सर टाइप का हो गया उसका, क्योंकि एसिड होता है ना? तो क्या है इसका सार क्या हुआ, जीस्ट क्या है कि कोई भी जो डोज़ है वो उस डे के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि उसको एक ही दिन में कवर कर सकते हैं, नहीं हो पाता। ठीक है ना? तो वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे ना, तो एक और बेनिफिट होगा। जैसे आज जो टॉपिक होने वाला है, आप उसको पढ़ के आए हो बुक से। जब बुक से पढ़े रहते हो तो कुछ चीज़ें समझ आती हैं, नहीं आती, कुछ चीज़ें नहीं आती। ठीक, होता ही है ऐसा, है ना? क्योंकि वो टॉपिक हुआ नहीं है क्लास में, तो कुछ चीज़ें समझ आएँगी, कुछ चीज़ें नहीं आएँगी। बट एट लीस्ट यू आर फ़ैमिलियर विद द वर्ड्स जो कि टीचर यूज़ करने वाला है। ऐसे वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएँगे जो टीचर यूज़ करने वाला है। तो मैंने एक प्रीवियस क्लास में बोला था कि अगर ऐसे वर्ड जिसको आप पहले सुने हो, दोबारा जब सुनते हो तो आपको रिटेन करना ईज़ी होता है, रादर देन कोई नया वर्ड को सुनो। है ना? जैसे मैंने बोला कि डिस्कॉर्डेंट, जो मैं बोल रहा था, डिस्कॉर्डेंट अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ये वर्ड अगर आपने बुक में पहले पढ़ा हुआ है, इसके बाद आपने आज क्लास में सुना, तो आपको कनेक्शन फ़ील होगा और कनेक्शन से इंटरेस्ट आएगा, है ना? इंटरेस्ट आएगा। और कोई चीज़ को ना क्यूरियोसिटी के बाद अगर एक्सप्लेन किया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, रादर देन सिंपली एक्सप्लेन कर दिया जाए। आपके माइंड में क्वेश्चन उठा कि ये मुझे समझ नहीं आया था। अब टीचर जब टीचर पढ़ाया, तो उससे 90% तो रिज़ॉल्व हो गया, पर फिर भी मेरे कुछ माइंड में कुछ क्वेश्चन है, तो मैं टीचर से क्वेश्चन करूँगा और उसके बाद जब आंसर मिलेगा, मेरे को परमानेंटली याद हो जाएगा वो। कैसे? इसका तरीका, हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है। जब आपका माइंड किसी चीज़ पे एनर्जी खर्च किया रहता है ना, उसके बाद उसको आउटपुट चाहिए। जैसे आप जब बुक पढ़े, कोई चीज़ समझ नहीं आया था, तो आपका माइंड ने ज़्यादा एनर्जी खर्च किया। अब टीचर ने जब बता दिया कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है,
तो उसका आउटपुट उसको मिलने लग गया ब्रेन को। हाँ, उस समय जो पढ़ा था, उसमें जो डाउट हुआ था, वो क्लियर हो गया। ऐसे बताने से क्या होता है, माइंड में परमानेंटली वो रिटेन हो जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, आप स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कभी एग्ज़ाम दे के आए और कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको पता नहीं था, पर फिर भी आप पता था, फिर भी आप कुछ गलत करके आ गए, है ना? एग्ज़ाम में कुछ पता था, फिर भी गलत करके आ गए, ऐसा होता है। फिर आप जब ना जैसे ही बाहर निकले तो आंसर देखे, अरे! मुझे पता था इसका यही आंसर होगा और वो आंसर परमानेंटली याद हो जाता है आपको। अभी एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी मैं वो क्वेश्चन पूछूँगा, जो क्वेश्चन में आप गलत करके आए थे, वो आपको हमेशा याद रहेगा। हमारा ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। मेरे को ना अपने समय में स्कूल टाइम में मेरे को ना वो जो अर्लियर जो एंसेस्टर है, आदि मानव है, उनका नाम जो था मुझे याद नहीं होता था। जैसे निंडरथल, होमो सेपियंस, है ना? और सिनेंथ्रोपस पैकिनेंसिस। तो ये जो तीसरा मैंने बोला सिनेंथ्रोपस पैकिनेंसिस, ये मुझे याद नहीं होता था और अभी तक याद है मुझे। क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछा, मेरे को याद था पर वहाँ पे याद नहीं आया। तुरंत से जाके मैंने देखा सिनेंथ्रोपस पैकिनेंसिस, हाँ, अरे यार! मेरे को याद नहीं आया करके। अभी तक याद है मेरे को सिनेंथ्रोपस पैकिनेंसिस। फिर ऐसे एक था मेडुला एब्लंगाटा करके ना, जो एक होता है ना, बोन क्या कुछ होता है। तो वो भी मेरे को याद नहीं आता था और मेरे को अभी तक याद है। तो यही है, हमारे ब्रेन को ना आपको ही ट्रिक करना है कि मेरा ब्रेन कैसे याद करता है। तो मेरा ब्रेन अगर याद करता है कि क्यूरियोसिटी पहले जनरेट किया जाए तब आंसर करने से मेरा ब्रेन ऐसे ही याद करता है, तो मेरे को वैसे ही सिखाना है उसको। तो वैसा सिखाने के लिए पहले मैं पढ़ के आऊँगा बुक, और बुक पढ़ के आऊँगा, टीचर से क्वेश्चन करूँगा। एक तो 2 बेनिफिट होगा, टीचर के लिए भी चैलेंज होगा, आप पढ़ के आए हो, इससे टीचर ज़्यादा प्रिपेयर करके आएगा, है ना? दूसरा, आपका प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि मेरे को बाकी से ज़्यादा अच्छा पता है, आप पढ़े हुए हो उसको, ठीक है ना? तरीका ये है। तो रिविज़न का तरीका पहले आज की क्लास के बाद इमीडिएटली, सेकंड नेक्स्ट डे उसी से रिलेटेड बुक पढ़ना, थर्ड आज जो क्लास होने वाली है उसको पहले से पढ़ना और फिर से वही साइकिल चलेगा, ठीक है? फिर से वही साइकिल चलेगा। अब ये हो गया, ऐसे करते हुए आपको पूरा वीक हो गया, हफ्ता हो गया, संडे छुट्टी है ना? संडे छुट्टी है तो आपके लिए तो ऑलरेडी 4 घंटे का वर्क है संडे के लिए, और वो कौन-सा है? 12 से 4 आप मैथ्स सॉल्व करने वाले हो, जो मैंने इससे पहले बताया, मैथ्स सॉल्व करने वाले हो। तो सुबह जो 10 से 12 है ना? या तो 10 से 12 या 9 से 11 जो है, उस समय आप क्या करो, ये जो हफ्ते भर में जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है, उसको एक बार कवर करें, है ना? हफ्ते में कर देने से ये पूरा हफ्ता आपका फ्रूटफुल है, सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है। आप जो भी पढ़े हो, मोस्टली आपको याद है। आपको ये पता है, किसी के मरने से हम लोग दुखी क्यों होते हैं? आप सोचो थोड़ा-सा, जैसे हमारा कोई क्लोज़ है ना? उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर कर गया, तो हम लोग को दुःख क्यों होता है? रिलेशन उसके साथ अच्छा रहता है ना? तो क्या तो रिलेशन अच्छा होता है, तो बेचारा उसका तो कोई नुकसान, उसका जो नुकसान था तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वो अपना जिए रहता तो और एन्जॉय किए रहता। हमको दुःख क्यों होता है पता है? क्योंकि मैंने उस पर्सन के साथ टाइम एंड एनर्जी स्पेंड किया था, है ना? हमारा एक अच्छा रिलेशन था, जो कि फ्यूचर में भी हमारा एक गुड टाइम के लिए हेल्प करता और मैं भी उसके लिए हेल्प करता। आप किसी फ्रेंड के साथ आप रिलेशन रखते हो स्कूल टाइम से, है ना? तो स्कूल टाइम से आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जा रहती है। इसके बाद कॉलेज में कभी भी फ़ोन करते हो तो वो आ जाता है, या आप उसको फ़ोन करते हो तो आप पहुँच जाते हो। क्यों? क्योंकि आप स्कूल टाइम से आपने उसको बहुत टाइम दिया, उसने भी आपको बहुत टाइम दिया, है ना? क्या होता है जब हम लोग अपना एनर्जी इन्वेस्ट किए रहते हैं कहीं पे, किसी भी रिलेशन में, तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी उसका रिजल्ट आता रहे और हम भी उसको रिजल्ट देते रहें, कि कभी भी मेरे को तकलीफ हो तो वो आ जाए और उसको तकलीफ हो तो मैं आ जाऊँ। फादर मदर के साथ भी ऐसा है, क्योंकि हमको पता है कि हमको सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला इस दुनिया में वो फादर मदर है। है ना? जो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। अगर उसमें से कोई एक खत्म हो गया, मतलब 1% खत्म हो गया जो कि आपको वैल्यू करता था, है ना? क्योंकि आपका बेबी आएगा तो आप उसको वैल्यू करोगे रादर देन वो आपको वैल्यू करेगा। वो गारंटी नहीं है कि वो आपको वैल्यू करेगा, पर आप उसको वैल्यू दोगे, है ना?
तो स यही चीज़ है। तो मैं ये बताना चाह रहा था रिलेशंस में इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करते हैं, तो उसमें टाइम एंड एनर्जी रहता है और उसके जाने से हम लोग को दुःख होता है क्योंकि भई एक तो अच्छा टाइम स्पेंड किए थे, फ्यूचर में भी हम लोग उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किए रहते, है ना? तो वो फ्यूचर का जो हमारा आगे का जो था, वो वेस्ट हो गया, है ना? मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट लगाया कि डबल दुगना प्रॉफिट देने वाला है और वो दुगना प्रॉफिट मिला नहीं, तो दुःख क्यों हुआ? क्योंकि वो 2 साल में मेरे को जो प्रॉफिट मिलना था वो नहीं मिला प्लस ये 2 साल जो मैंने पैसा मेरा अटका हुआ था उसमें भी मैं कुछ किया रहता। जैसे 10,000 मैंने डाला, वो 2-3 साल बाद 20,000 होने वाला है बाय द वे। तो 3 साल बाद 20,000 नहीं हुआ, आपको दुःख हुआ, है ना? आपको लगा कि ये 10,000 का मैं उस समय यूज़ किया रहता तो वो पढ़ाई कर लिया रहता, मैं कोचिंग कर लिया था या मैं कुछ और कर लिया रहता, है ना? बट मेरा वेस्ट हो गया करके। प्लस जो उम्मीद थी कि मेरा 10,000 और होने वाला है, वो उम्मीद टूट गई। भले वो 10 की जगह 12 करके दिया आपको, पर फिर भी आप दुखी हो गए, क्योंकि उम्मीद आपकी ज़्यादा की थी। तो जब कोई रिलेशन में जब अपन जाते हैं, तो उम्मीद भी बढ़ती है, आशा जो होती है ना? एक एक्सपेक्टेशन है, वो भी बढ़ती है। अब ये क्यों मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग क्लास करते हैं ना, तो इस क्लास का आउटपुट ये है कि वो आपके ब्रेन में रहे और उसका आउटपुट ये है जब आप उसका आंसर अटेम्प्ट करो। तो ये 2 घंटे का परफेक्ट यूटिलाइज़ेशन क्या है? परफेक्ट यूटिलाइजेशन तब है जब आप एग्जाम के दिन में एक्चुअल में इसका आंसर करेक्ट करके आओ। यही इसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन है। क्योंकि आपने साल भर क्लास किया है, साल भर पढ़ाई किया है, तो टोटल आपने हो सकता है 400-500 घंटा पढ़ाई किया मिनिमम, है ना? एक सब्जेक्ट पे और उस 400-500 घंटे को 2 घंटे में आपको निकालना है ना? तो उस 400-500 घंटे को रिविज़न करके रिटेन करने में जब रखोगे तभी उस 400-500 घंटे का यूटिलाइजेशन है, अदरवाइज़ वो वेस्टेज है ना? तो मैं जो टाइम देता हूँ वो एक मनी है, वो एक पैसा है, मैं जो टाइम दे रहा हूँ। अगर मैंने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, तो वो 2 साल बाद वो वेस्ट हो जाएगा और उस समय मेरे को 2 घंटे में अखरेगा कि मैंने उसको पढ़ा क्यों नहीं अच्छे से, है ना? तो ये प्रोसेस है जिसमें एक एस्पिरेंट जाता है तब समझ आता है। तो मैं एक एस्पिरेंट आपको बता रहा है, तो आप समझ जाओ, है कि नहीं? तो ये जो पढ़ाई करते हो क्लास का 2 घंटा भी, अगर ये 2 घंटा मेरे ब्रेन में आ गया, तो उसका परफेक्ट यूटिलाइज़ेशन है। ये 2 घंटा मेरे ब्रेन में आ जाना चाहिए। समझे कि नहीं? है ना? ठीक। तो रिविज़न का एक और रिविज़न होना है। पहला रिविज़न तो बता दिया मैंने कब होना है। सेकंड रिविज़न वीक में होना है और तीसरा रिविज़न होना है मंथ में, है ना? ये 3 रिविज़न हो जाएगा तो ट्रस्ट मी आपका हर एक ऑवर जो पढ़ाई की हो वो यूटिलाइज़ होने वाला है। तो पहला रिविज़न इमीडिएटली आज के दिन, सेकंड रिविज़न कब? 1 वीक में और थर्ड रिविज़न 1 मंथ में। मुझे पता है आप लोग कोई ओबीडिएंट स्टूडेंट नहीं हो कि पूरा परफेक्टली इसको फॉलो करो, ऐसा ना होगा। पर कोशिश करो 90% टाइम फॉलो करो उसको, है ना? क्योंकि देखो रिविज़न इज़ मोस्ट बोरिंग थिंग। रिविज़न करना सबसे बोरिंग काम होता है। बट ट्रस्ट मी हम लोग कभी-कभी वैसा बोरिंग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा है। कभी-कभी किसी आदमी को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है जस्ट बिकॉज़ हम लोग को उसका रिलेशन मेंटेन करना या रिस्पेक्ट मेंटेन करना। तो वैसे ही क्या है यूपीएससी का जो रिविज़न वाला पार्ट है कई बार बोरिंग लगता है। नया चीज़ पढ़ने में मज़ा आता है, बट वो रिविज़न इम्पोर्टेंट है ना? तो वो करना है। एक जो जिम जाता है ना? वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है। क्यों करता है? उसको पता है कि जब हार्ड वर्क करने के बाद 1-2 महीने बाद उसको मसल्स बनेंगे। क्या उसको पसंद आता होगा हार्ड वर्क करना? किसको पसंद आएगा हार्ड वर्क करना? किसी को नहीं पसंद आता। बट उसको पता है उसका रिज़ल्ट निकलेगा। वैसे ही रिविज़न एक हार्ड वर्क है। रादर देन पढ़ना से ज़्यादा हार्ड वर्क है रिविज़न। और इसलिए हर कोई नहीं कर पाता और हर कोई नहीं कर पाता इसलिए हर कोई यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो अगर मैं बोलूँ एक सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में एक एस्पिरेंट के बीच में क्या डिफरेंस था? तो एक एस्पिरेंट जो है, जो सक्सेसफुल हुआ वो रिविज़न करता था। पढ़ाई तो हर कोई करता था। गेटिंग इट? है ना? तो रिविज़न आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। ठीक है? तो
ठीक है, रीड, रिवाइज, 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 रिटेंशन, तब रिजल्ट। ठीक है, ठीक। अब मेंस में आते हैं, मेंस को कैसे क्रैक किया जाए और मेंस को पढ़ने का क्या तरीका है। तो मेंस में पहला पेपर होता है लैंग्वेज का, कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर, और सेकंड भी लैंग्वेज का। इसमें इंडिया का कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, आप हिंदी ले सकते हो, बंगाली ले सकते हो, और इसमें आपको इंग्लिश लेना ही है। ये दोनों में आपको 25% मार्क्स लाने हैं, 25% मार्क्स लाने हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है मेंस में, लिखना है उसको, ठीक है ना, सब्जेक्टिव पेपर है। तो पहला दो पेपर मेंस के ये हैं। ये मेंस कब होगा? सितंबर में। जब आप मई में एग्जामिनेशन दे के आओगे, उसके 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि इस बार आप मेंस लिखने वाले हो कि नहीं लिखने वाले हो। तो अगर आप मेंस लिखने वाले हो तो मेंस की तैयारी करना है, और मेंस नहीं लिखने वाले हो तो भी मेंस की तैयारी करना है। जो जून का जो टाइम है, मतलब मई में आप एग्जाम देंगे ना प्री का, तो जून का जो टाइम है वो मेंस का है। चाहे आपका प्री में हो या ना हो, आपको मेंस की तैयारी करनी है। जून से जो नवंबर का टाइम है, ये मेंस का ही टाइम है, ठीक है। चाहे आपका प्री में हो या ना हो, मेंस को पढ़ना है। थर्ड पेपर जो होता है, थर्ड पेपर जो है वो है निबंध, ऐसे निबंध का पेपर होता है, और यहां से आपके मार्क्स चालू हो जाते हैं। ये 250 मार्क्स का है, 250 नंबर का होता है ऐसे। ये सारे सब्जेक्टिव पेपर हैं, मतलब आपको लिखित है, आपको लिखना होगा। ऐसे फिर पेपर 4 जो है वो है जीएस पेपर 1। जीएस का पहला पेपर आ रहा है, जिसमें आपको भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ये सारे क्वेश्चन आपके हैं जीएस पेपर 1 में। ये भी अगेन 250 मार्क्स का पेपर है, 250 मार्क्स का पेपर है। फिर है पेपर 5 या जीएस पेपर 2 बोला जाए इसको। इसमें क्या क्या है? इसमें है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, राजनीति, प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी प्लस आईआर। ये भी 250 मार्क्स का पेपर है। तो 250 प्लस 250 प्लस 250 कितने मार्क्स हुए? 750, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग है। तो सबसे पहले पेपर कौन सा चेक करेगा? यूपीएससी वाला ये दोनों को चेक करेगा। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तब आगे का चेक होगा, नहीं कर रहे हो तो क्यों जबरदस्ती टाइम वेस्ट करना इसमें, पढ़ चेक करके, ठीक है। फिर अगला जो है पेपर 6, ये जीएस पेपर 3 है। इसमें क्या है? साइंस एंड टेक, विज्ञान, एनवायरमेंट, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, प्लस आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये है पेपर 3। ये भी अगेन 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स का है। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी 250। तो 1000 मार्क्स हो गए। अब है
7 नंबर का पेपर एथिक्स, नीति शास्त्र, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस का पेपर 4 है, वैसे पेपर 7 है। पेपर 1 2 3 4 5 6 7 7 पेपर हो गए और मार्क्स कितने हुए? 250 से 250 500 1000 और कितने हुए? 1250। ये भी 250 मार्क्स का है। फिर 2 पेपर आपके ऑप्शनल के हैं, पेपर 8 एंड पेपर 9। ये आपका पेपर ऑप्शनल का पेपर 1 और ऑप्शनल का पेपर 2। एक ऑप्शनल आपको चूज करना होता है, उस ऑप्शनल का पेपर 1 एंड 2 दोनों मिला के 500 नंबर के होते हैं। तो 1250 हो चुका था, इसमें 500 मिला लिए तो 1750 नंबर का मेंस का पेपर है। 1750 मार्क्स का मेंस का पेपर है। फिर अगर आपका मेंस का कट ऑफ क्लियर होता है तो यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो 275 मार्क्स का होता है। तो कितना हो गया? 2025। ठीक है, तो मेंस का मार्क्स प्लस इंटरव्यू का मार्क्स मिला के आपका मेरिट डिसाइड होता है। बाय द वे आपका मेंस अच्छा नहीं गया बट आप कट ऑफ निकाल लिए और इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर लिए तो आपका दोनों मिला के आपका अच्छा रैंक बन जाएगा। जो कनिष्क कटारिया जो था 2016 का टॉपर जो था, उसका मेंस में ही इतना मार्क्स थे कि इंटरव्यू में वो कुछ भी नहीं बोलता, 100 मार्क्स बस मिलता 275 में से, तब भी उसका कट ऑफ क्लियर था। मैंने बोला ना कि आपको 700 मार्क्स के आसपास ले आए तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो 1750 में 700 ले आए तो इसका इंटरव्यू में कुछ भी बोल के आओ, नेगेटिव मार्किंग तो होना नहीं है, उसे चमका के आ जाओ, है ना, क्योंकि आपका तो इधर से क्लियर है 750 मार्क्स में। बट अगर आपको यहाँ पे कम मार्क्स मिले हैं, 1750 में से 500 या 600 मार्क्स मिले तो थोड़ा वही बाप दादा करना पड़ेगा, वहां जाके 200 के आसपास मार्क्स लाने होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। नॉर्मली जो टॉपर्स को अच्छे मार्क्स मिलते हैं ये 275 में से इंटरव्यू में रफली 180 190 के आसपास मिलते हैं, जो अच्छे टॉपर्स, जो इनका इंटरव्यू अच्छा जा रहा था। कुछ टॉपर्स ऐसे भी होते हैं जिनका इंटरव्यू में मार्क्स कम रहता है, 150 160 के आसपास रहता है, बट इसमें अच्छा किया रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें इसका कम रहता है, उसमें अच्छा किया रहता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाता है, चाहे मेंस में अच्छा करो या इंटरव्यू में अच्छा करो, या दोनों में एक एवरेज सुपर कर लो, दोनों में आपका निकल जाएगा। ठीक है, बट इंटरव्यू के लिए टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि मेंस का जब सितंबर में एग्जाम होता है तो मार्च में इंटरव्यू होता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने में मैं बस इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इंटरव्यू का टेंशन नहीं लेना है, 6 महीने में आराम से तैयारी होती है। ठीक है ना, तो इसलिए इंटरव्यू का 275 मार्क्स कहीं नहीं जाना है। अब आपके लिए टारगेट, अगर मेरे को 750 मार्क्स लाने हैं, 750 800 मार्क्स लाने हैं, एक कट ऑफ पे तो क्लियर करना है, तो आप सोचो कि मैं क्या क्या सब्जेक्ट को टारगेट करूं। तो सिंपल तरीके से सोचो कि यहां सिर्फ ऐसे की अच्छे से तैयारी कर लिया मैंने तो 250 मार्क्स का है ये पेपर। बाकी में तो मेरे को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी पढ़ने के बाद 250 मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो 4 4 5 5 सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इतना सारा पढ़ के फिर 250 मार्क्स मिल रहे हैं। तो मेरे को 250 मार्क्स का ये जुगाड़ बहुत अच्छा दिख रहा है ऐसे पेपर। ऐसे का मैं 10 दिन रगड़ के तैयारी कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, तो ट्रस्ट में मेरा 250 में से 125 मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं। पर प्रॉब्लम है हम लोग इसको 2 2 महीने देंगे, 3 3 महीने देंगे, पर ऐसे को 10 दिन नहीं देंगे, है ना। ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए हम लोग कितना 2 2 3 3 महीना पढ़ाई करते हैं,
तो ईज़ीएस्ट वे है, मैं अगर इसमें अच्छे से तैयारी कर लिया, मैंने 130 मार्क्स ले आया, तो मेरा यहाँ पे 130 नंबर सिक्योर हो गया। अब दूसरा मेरे को खोजना है मैं कहाँ से लाऊँ मार्क्स को, उसको दूसरा कलर कर देता हूँ। हाँ, अम्बे, आ रही है आवाज़? कुछ डाउट रहेगा यस तो सर। पूछते रहना। हाँ, पूछते रहना कोई भी डाउट होगा तो। ओके सर। हाँ, ये क्या घूम फिर के वही कलर होता है? अच्छा, हाँ, ये वाला लेना है। ओके, तो मैंने क्या किया, ऐसे में तैयारी अच्छे से किया, 130 मार्क्स मुझे मिले, 130 मार्क्स मिले। दूसरा सब्जेक्ट खोजता हूँ कि कहाँ पे मेरे को अच्छे से मिलेगा। इसको बोलते हैं हाई यील्ड। हाई यील्ड, ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए, ऐसे जगह पे बीज डालो जहाँ पे अच्छे से पौधे उगे, है ना? तो सेकंड चीज़ ये है मेरा एथिक्स। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, है ना? ये 250 मार्क का पेपर है पर एक सब्जेक्ट बस सही है। नाम भले 3 लिखा है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो जीएस पेपर 4 का पार्ट है, उसमें 250 मार्क्स मेरे आ सकते हैं। मतलब आएँगे नहीं, मतलब 250 में से मेरे को 130 के आस-पास मिल सकते हैं। और क्यों अच्छे मिल सकते हैं इसका रीज़न है, बाकी जो एस्पिरेंट हैं, उन लोगों ने पूरा फ़ोकस किया है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए, और मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया है एथिक्स को पढ़ने में, और इसलिए फ़ोकस किया है क्योंकि मेरे आंसर बाकी लोग से अच्छे होने चाहिए। है ना? तो मैंने फिर 1 महीना मैं एथिक्स को देता हूँ, 1 मंथ देता हूँ। पर ट्रस्ट मी एथिक्स वर्थ है ना? 1 मंथ देना। एक तो अच्छी बात क्या होगी, एथिक्स पढ़ने से आप एक अच्छे पर्सनैलिटी बनते हो जो कि इंटरव्यू में हेल्प करेगा। दूसरा, एसे में हेल्प करता है, एथिक्स अगर अच्छा होता है तो। है ना? तो 2 जगह पे आपको हेल्प करेगा। तीसरा यहाँ पे सोसाइटी वाला जो पार्ट है इस पे हेल्प करता है। एथिक्स अच्छा होने से ये पेपर तो हेल्प करेगा, एसे पेपर हेल्प करेगा, कहाँ गया एसे? हाँ, एसे पेपर, और तीसरा है सोसाइटी पेपर। 3 जगह हेल्प मिलती है मुझे, अगर मैंने ये पेपर को अच्छे से किया है, 4th पेपर को। तो मैं इसमें 130 और ले आया, तो 260 मार्क्स का जुगाड़ हो गया मेरा। ना 130, 130। अब हो सकता है अगर आपने एथिक्स अच्छा पढ़ा है, तो टॉपर का जो जीएस पेपर 4 में मार्क्स है, उससे ज़्यादा अच्छा आपका मार्क्स हो। भले आपका 500 रैंक हो, पर आपका एटलीस्ट एक जगह तो आप टॉपर से जीते हो, वो है पेपर 4। ठीक है ना? ये तो मैं कट ऑफ क्लियर करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको टॉपर बनने का तरीका देखेंगे। पहले आपको कट ऑफ कैसे करना है ना? तो ये 130, तो 260 का जुगाड़ हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँ? तो तीसरा जो जुगाड़ करना है, और वो है ये पेपर 3 का। अब बोलोगे सर इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ूं? मैं बोलूंगा मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, बस न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। ये पूरा सब्जेक्ट जो है पेपर 3, इट इज ऑल अबाउट न्यूज़पेपर। इकोनॉमिक्स में से बिना करंट अफेयर्स को पूछेगा नहीं, इन्वायरमेंट से बिना करंट अफेयर्स को पूछेगा नहीं, साइंस एंड टेक से बिना करंट अफेयर्स को पूछेगा नहीं। तो रियली अगर हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो पेपर 3 आपका प्रिपेयर हो रहा है। और इस पेपर का तैयारी करने से क्या बेनिफिट होता है कि आपका इवन प्रीलिम्स में भी सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है ना? प्रीलिम्स में भी सबसे ज्यादा वेटेज, अगर आप ऑनेस्टली 3 चीजें कर रहे हो, एथिक्स, एसे और इसका न्यूज़पेपर। सिर्फ न्यूज़पेपर बोल रहा हूँ, ये कोई भी बुक उठा के भी नहीं पढ़ो बोल रहा हूँ, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो। तो यहाँ पे भी मैं चलो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ 125 मार्क्स ही लेता हूँ। तो मुझे 125 मार्क्स मिल गए, 5 6 2 8 और 385, 385 मार्क्स मेरे को मिल गया। 385 मार्क्स। मैं इंटरव्यू में इतना भी गधा नहीं हूं कि मेरे को 275 में एकदम 50 मार्क्स बस मिले। तो इंटरव्यू में मुझे 100 मार्क्स तो मिलने हैं, 485 तो मिलने हैं, है ना? तो रफली मेरे पास 485 के आसपास मेरा जुगाड़ हो गया है। इंटरव्यू में मैं कुछ भी करूं, सच में बता रहा हूं, अगर आप 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे तो आपका सॉरी, गलत करोगे तब आपके मार्क्स कटेंगे, बट नहीं बोलोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। नहीं पता है बोलोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, पर आप गलत बताओगे उसको तब मार्क्स कटेंगे। तो मान के चलो अगर नहीं पता है तो सर को बता दो कि नहीं पता है करके, और उसी से 100 मार्क्स आ जाएंगे, बस ये बोलने से कि सर नहीं पता है करके। ऑनेस्ट रहो बस।
आपका, क्योंकि आपके बारे में ऑलरेडी पेपर ये पूरा मेंस में जज हो चुका है, आपका नॉलेज जज हो चुका है, आपसे नॉलेज नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी देख रहा है, तो आप ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, बस यही चेक कर रहा है वो। तो इंटरव्यू का सिंपलेस्ट तरीका, जस्ट बी टू योरसेल्फ, आप जो हो वही बताओ उसको। इफ यू आर जेन्युइन हार्ट, आप अच्छी पर्सनालिटी हो, एथिक्स अच्छे से पढ़ के आपने एक अच्छा एथिकल मॉरल पर्सनालिटी अपने डेवलप कर लिया है, आपके लिए पेन है लोगों के लिए, लोगों के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, आपके मन में पीड़ा है, आप वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो वो दिख जाएगा, वो दिख जाएगा। बस जस्ट बी टू योरसेल्फ, आप जो हो वही बताना है आपको वहां पे। तो इंटरव्यू में मैं तो एकदम, अगर आप वाकई में ऑनेस्ट रहते हो तो मैं ट्रस्ट में आपको 100 से 150 के आसपास मार्क्स मिल जाएंगे, पर मैं सिर्फ 100 ले रहा हूँ, है ना? तो क्या है, 385 मार्क्स मेरे आ गए, मेरे को 700 तक पहुंचाना है किसी तरीके से। ठीक है, तो अब देखते हैं, मेरे को ऑप्शनल पेपर लेना है। ऑप्शनल पेपर, बाय द वे, मैंने ज्योग्राफी लिया है, या पॉलिटी लिया है, या सोसाइटी लिया है, कहाँ गया, ये सोसाइटी लिया है। कोई भी एक ऑप्शनल तो मेरे को लेना ही होगा, सोशियोलॉजी लूंगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लूंगा, है ना, कोई ना कोई तो एक ऑप्शन लेना है। अगर वो ऑप्शनल आपका इसमें से मैच करता है तो आधा इधर में से हो जाता है। जैसे बाय द पॉलिटिकल साइंस आपने ऑप्शन लिया, तो पेपर टू आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गया, कहाँ गया ये, पेपर टू आपका ऑटोमेटिकली हो गया। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, 3 निशाने हुए, पेपर पेपर 8, पेपर 9 और पेपर 2। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल तैयारी करने से आपका 750 मार्क्स का जुगाड़ हो जाता है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने से। कौन सा, पेपर 1, पेपर 2 यहाँ का 500 मार्क्स, और पेपर 2 750 मार्क्स। अब 750 मार्क्स में से मैं एटलीस्ट कुछ तो 300-400 तो लाऊंगा ना। तो एक ऑप्शनल की तैयारी, मतलब चौथा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाने बोल रहा हूँ आपको, और वो है पीएसआईआर पढ़ लो। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का ये एडवांटेज है, बट अगर आप वो दूसरा लेना चाहते हो तो सोशियोलॉजी लेना, उसका भी एडवांटेज है। तो अब मैंने 4 सब्जेक्ट पढ़ा, एक तो ए से पढ़ा, दूसरा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर, तीसरा एथिक्स पढ़ा, और चौथा बोल रहा हूँ पीएसआईआर पढ़ लो। यहां से सीधा आपको 300 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आगे सॉरी 485 हो चुका था ना हम लोग का, तो 300 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो 785। वो भी मैं कितना, 750 में से 300 ले रहा हूं मैं, वर्स्ट सिनारियो में 750 में से 300 मार्क्स, मैं बोल रहा हूँ 50% है ना, पर आप लोग का फिर भी मैं 300 ले रहा हूँ। तो मैं क्लियर कर लिया भाई, मेरा ग्रुप ए का जॉब सिक्योर हो गया, सिर्फ इतने ही काम करने से, 4 सब्जेक्ट पढ़ने से। मेरे प्री भी क्रैक हुआ, मेरा मेंस भी क्रैक हुआ। इंटरव्यू में क्या करना है, नहीं बोलना है। इंटरव्यू में बस क्या करना है, पर ब्लफ नहीं करना है आपको वहां पे, इंटरव्यू में ब्लफ नहीं करना है, उनको घुमाने फिराने की कोशिश मत करना कि हाँ सर ये ऐसा, सर नहीं पता है तो कुछ भी मत बोल के आओ, नहीं नहीं पता है तो मत बोल के आओ, बोल के दो कि नहीं पता है करके। तो इंटरव्यू में सिर्फ इतना काम कर लोगे, आपका मार्क्स मिल जाएगा। तो यहां से मुझे ये दिख रहा है कि मेरा यूपीएससी का कट ऑफ तो क्लियर होना ही है, मेरा यूपीएससी क्रैक होना है, यहां से मुझे दिख रहा है इजिएस्ट वे है ये तरीका है। तो चक्रव्यूह को भेदने का जो एक तरीका है वो ये है। तो न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि प्री को भी क्रैक करवाएगा, सी सेट का पेपर भी क्रैक करवाएगा, इंग्लिश पढ़ोगे, है ना, तो दोनों पेपर को क्रैक करवाएगा आपका न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर पढ़ने से और क्या बेनिफिट होगा, सोसाइटी वाला जो पार्ट है ना, ये भी कवर होता है न्यूज़पेपर पढ़ने से। न्यूज़पेपर पढ़ने से इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट कवर होता है, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन। न्यूज़पेपर पढ़ने से ये पूरा सब्जेक्ट तो बताया ही मैंने, ये सारे कवर होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। ठीक है, इवन ऐसे में भी हेल्प करता है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो मैं पूरा को क्लीन करके, मैं अपना 4 बुल्स आई जिसको बोल रहे हैं, मेरे को तोते की एक ही आंख दिख रही है, और वो है, पहला चीज है ए से निबंध, दूसरा है न्यूज़पेपर, तीसरा है एथिक्स पेपर, और चौथा है पॉलिटिकल, हाँ ऑप्शनल। ऑप्शनल में अगर सोशियोलॉजी लेते हो तो आपके एसे में हेल्प करता है, आपके सोसाइटी पेपर 1 में हेल्प करता है, जीएस पेपर 1 में हेल्प करता है, प्लस आपका
एथिक्स। तो सोशियोलॉजी का अगर लेते हो, सोशियोलॉजी, तो कौन कौन सा आपको हेल्प मिलता है? पेपर वन में, जीएस पेपर वन में, एसे में, एसे में, फिर आपका एथिक्स में, और खुद तो सोसाइटी वाला पार्ट जो है सोशियोलॉजी का ऑप्शनल में तो हेल्प करता ही है। तो ये चार एरिया को कवर करता है सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र जिसको बोल रहे हैं। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस के साथ भी है। ज्योग्राफी के साथ थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ज्योग्राफी का ऑप्शनल ना इतना वाइड है, मेरा ही ऑप्शनल है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मतलब उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। जितने देर में सोशियोलॉजी 2 बार हो जाता है, ज्योग्राफी 1 ही बार हो पाता है। और अनफॉर्चुनेटली जब से एनवायरनमेंट ने रोल ज़्यादा प्ले किया है, ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, है ना? क्योंकि ज्योग्राफी का एक पार्ट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी होता है। तो यूपीएससी क्या करता है, एनवायरनमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन कर देता है। तो लास्ट 4 से 5 साल से ज्योग्राफी से हार्डली 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये कंटीन्यूअस ट्रेंड है। बट एनवायरनमेंट से लगातार 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट द डायनेमिक टॉपिक्स, करंट अफेयर्स। एनवायरनमेंट जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस है। तो इसलिए अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल आप लेते हो तो वो एनवायरनमेंट में हेल्प करता है। ज्योग्राफी का एक और पार्ट होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जैसे क्या है, एग्रीकल्चर, है ना? एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है। वैसे ही क्या है, जो मिनरल्स, माइंस, खदान वगैरह होता है, खनिज वगैरह होता है, वो भी किससे रिलेटेड है? वो भी ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। ठीक है? इरिगेशन, सिंचाई जिसको बोलते हैं, वो भी दोनों से रिलेशन है इसका। ठीक है? तो अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हो तो आपके बहुत सारे पेपर के लिए ना खाद, फॉडर मटेरियल बन जाता है। खाद मिलता है सबको। क्या है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो सब में आंसर में डालने का हेल्प करता है। जैसे बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में एक पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, मानव भूगोल। उसमें क्या है, आप ये याद करते हो कि मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो क्या है ना? आप ये याद करते हो कि कितना एजुकेशन, कितना लिटरेसी है, ये याद रखते हो। फिर ये देखते हो कि बर्थ रेट किसका ज्यादा है ना, किस स्टेट में ज्यादा है ना, जन्म दर, मृत्यु दर कहाँ पे क्या है। ये आपको बहुत सारे आंसर्स में कहीं ना कहीं हेल्प करता रहता है, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट। ठीक है ना? तो ये है। अब ज्योग्राफी लिए, हिस्ट्री लेते हो तो क्या बेनिफिट होता है? हिस्ट्री लेते हो तो बहुत सारा बेनिफिट है। हिस्ट्री लेते हो तो पहला चीज तो पेपर वन तैयार हो जाता है, जीएस पेपर वन हिस्ट्री का। दूसरा तैयार होता है जब इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होता है, उसका कहीं ना कहीं रूट जो होता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रहता है, विश्व का इतिहास से रहता है। तो जो पर्सन हिस्ट्री अच्छे से जानता है वो इंट्रोडक्शन अच्छा दे पाता है ना? वो हर एक आंसर के इंट्रो में हेल्प करता है, जिसका हिस्ट्री अच्छा है। और जिसका करंट अफेयर्स अच्छा है उसको कंक्लूजन करना अच्छा आता है ना? दोनों में डिफरेंस ये है। तो हिस्ट्री भी अपने आप में हेल्प करता है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, ऑप्शनल आपको कौन सा लेना है। द प्राइम थिंग इज योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रुचि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल के लिए। ठीक है? तो ऑप्शनल के लिए सिट विथ मी, आई डिसाइड विथ यू कि कौन सा ऑप्शनल लेना है करके। तो उसके लिए आप मेरे साथ बैठना ऑप्शनल के लिए। हर एक पर्सन का अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, किसी का कॉपी करके नहीं चलना। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया। अब मेरा रूटीन कैसे बने? मेरा रूटीन आज का, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना? मेरा डेली का रूटीन कैसे मैं करूँ? तो हर सैटरडे को तो टेस्ट होने ही है। तो एनीवेज़ जो भी आप 5 दिन पढ़े हो, उसका तो टेस्ट है ही सैटरडे को। तो एनीवेज़ पढ़ना है, और वैसे भी आप रिविज़न कर रहे हो और अपने आप को जज भी कर लो सैटरडे को टेस्ट देख के। तो वो तो हो रहा है। अब क्या है, कैसे पढ़ा जाए? कैसे पढ़ा जाए? जब आप नोट्स क्लास में बनाते हो, तो पहला तो ब्लैंक पेज में बनाना। पहला, सबसे पहला चीज़ है ब्लैंक पेज। रूल्ड वाला, लाइन वाला पेपर पेपर पे नहीं करना। ठीक है ना? तो क्योंकि आपका यूपीएससी का जब आंसर लिखोगे वो ब्लैंक रहता है। तो पहला चीज तो ये करना है। दूसरा, पेन डिसाइड कर लो कि कौन से पेन से लिखने वाले हो, अभी से डिसाइड कर लो।
1 महीने में 50 पेन को यूज़ करके देख लो, जिस पेन में आपको सबसे अच्छा लग रहा है, उस पेन को फिर छोड़ना नहीं, ठीक है ना? पर 1 महीने का टाइम है, जो पेन में आपको सबसे अच्छा हैंडराइटिंग होता है, ब्लैंक पेपर में, है ना? उस पेन को यूज़ कर लो, फिर उसका पूरा कॉपी लेके रख लो 8-10। क्यों? क्योंकि बाय द वे उस समय प्रोडक्शन बंद हो गया उसका, जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। तो इसलिए पेन कौन-सा पेन यूज़ करने वाले हो, वो देख लो। आप 2 टाइप का पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लू एंड ब्लैक। अपने नोट्स बनाने के लिए तो कोई भी कलर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ पे आपको सिर्फ़ 2 ही पेन अलाउड है, ब्लू एंड ब्लैक। श्रेया, ठीक है? Yes, sir. हुँ। थर्ड काम क्या करना है कि कोशिश करो कि A4 साइज़ का बंडल ले लो पेपर का, रादर देन कोई नोटबुक खरीदो, A4 साइज़ का बंडल ले लो और उसको पिन अप करते जाओ। क्या होता है कि जैसे आज का टॉपिक हुआ, सपोज़ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम के बारे में क्लास हुई। आपने किसी और बुक से भी कुछ चीज़ों को पढ़ा, जो आपको अच्छा लगा। आप चाहते हो कि उसके साथ वो पेज को अटैच कर दूँ। तो जब A4 साइज़ का आप पेपर से यूज़ करते हो, तो क्या है आपका वो अटैच करने और डिटैच करने का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करो A4 साइज़ का एक बंडल ले लो पेपर का, है ना? और यहाँ पे एक तख्ता जिसके ऊपर आप लिखते हो, वो लिख खरीद के आ जाओ और उसी पे हाँ, जैसे आपने लिख कर रहे हो ना, वैसे ही आप करो, ऐसे ही सेम लॉ करो। बस इसको ब्लैंक पेज होना चाहिए। देखो, एक रखे रहना अपने पास, है ना? ये एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है और लिखते-लिखते गड्ढा हो जाता है उसमें, है ना? बेंच में छेद रहता है, गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पे आपको यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन देने जाओगे। कभी पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा, तो अपना जुगाड़ पूरा रखना है, ठीक है ना? डर्मीकूल लगा के जाना है। तो खैर, तो ये इस टाइप का यूज़ करो, इसमें हर एक पेपर अलग-अलग होना चाहिए, जैसे ये प पेपर अलग है, बस ये रूल्ड नहीं होना चाहिए, है ना? लाइनिंग नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से। अब जैसे आज का हुआ, इसको पिन अप कर दो, कौन से पॉलिटी का पार्ट है कि किसका पार्ट है, एक फाइल बना लो, उसमें डालते जाना उसको, ठीक है? आप जो पढ़े उसका भी पेपर उसमें ऐड कर दो। तो उस ड्रेनेज सिस्टम या रिवर का मेरे पास पूरा एक डायग्राम बन गया या पूरा एक मटेरियल बन गया। फिर यहाँ से हैंड आउट है, उसको भी उसी के साथ डालो। तो ड्रेनेज सिस्टम का मेरा नोट्स प्लस बुक से जो पढ़ा है वो, प्लस जो यहाँ से हैंड आउट मिला है, ये सारे को पिन अप करके आपका एक बंडल रेडी हो गया। ठीक है? इस तरीके से आपको करने हैं। गुड। तो A4 साइज़ का पेपर को यूज़ करना है। वैसे आपको कुछ A3 साइज़ का पेपर भी खरीदना है, जो कि कब खरीदना है मैं बताऊँगा, है ना? A3 साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, पोस्टर साइज़ का होता है ना? उसको भी लेना होगा, पर अभी नहीं लेना। हाँ, फिर आप में से कुछ लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हो, कभी-कभी ऑनलाइन भी अटेंड करते हो, है ना? कभी आप ऑनलाइन करते हो, तो एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए टेबल का, जिसको भगवान भी ना उठा सके, ऐसा पेपर ऐसे जगह रखो। मतलब उस टेबल को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भगवान भी आए तो डिस्टर्ब ना हो। ऐसा पेपर को टेबल को रखना है उस टेबल पे। वो टेबल आपका अपना एरिया है, वो यूपीएससी ज़ोन है आपका। आपके घर का छोटा-सा भी हो सकता है, पर वो यूपीएससी ज़ोन है ना? उसको मोस्ट होलीएस्ट प्लेस बनाना है, सबसे पवित्र जगह बनाना है। पवित्र जगह बनाने का मतलब ये है, पहला चीज़, बुक्स अरेंज्ड होनी चाहिए। वहाँ पे बुक्स अरेंज्ड होनी चाहिए। इसके ऊपर में इंडिया या वर्ल्ड का मैप होना चाहिए और इसके इस वॉल पे भी इंडिया या वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। एक इंडिया ले लो, इधर वर्ल्ड कर लो, या वर्ल्ड कर लो, इंडिया कर लो। ठीक है? आपका एक टेबल होगा। यहाँ पे ये एक पानी का बॉटल होना ही चाहिए और उसको पीना है 2 घंटे के अंदर में। ठीक है ना? इससे 2 बेनिफिट होगा, है ना? एक तो उठोगे, है ना? तो उठोगे तो दैट इज़ गुड, ब्रेक भी लेना होता है। ठीक है ना? तो ये पानी का बॉटल एक रहना चाहिए। यहाँ पे वो पेन का सीरीज़ रखना है, जो पेन आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है ना? और जो आज बुक्स उठाए, उसी सब्जेक्ट का मटेरियल टेबल में होना चाहिए, बाकी सारे शेल्फ में होना चाहिए। है ना? जैसे मैं आज हिस्ट्री पढ़ना है, तो उसमें सिर्फ़ हिस्ट्री का रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे।
ठीक है? फिर उसको शेल्फ में डालो, फिर दूसरा लेके आओ और जब खत्म हो जाता है उसको वापस वहीं पे डालो। टेबल हमेशा फ्री होना चाहिए। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, टेबल हमेशा फ्री होना चाहिए। ठीक है ना? आप जब भी पढ़ने बैठो तो वो पेपर, वो पूरा टेबल साफ होना चाहिए। सुबह सबसे पहले क्लीन कर लो उसको, है ना? क्लीन करने के बाद वर्ल्ड मैप देखो, मैं बोला भी था शायद कि वर्ल्ड मैप आपको ब्रश करते-करते देखना है। अच्छा ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे 3-4 पेंसिल से मार्क कर लो, ब्रश करते-करते, है ना? नेक्स्ट डे ब्रश करोगे, जहाँ-जहाँ पेंसिल मार्क किया फिर उसको देखो, कहाँ-कहाँ पे था। ये इसके ईस्ट में है, ये इसके वेस्ट में है, ये इसके नॉर्थ में है, ये इसके साउथ में है ना? तो आपका जो, अगर ये वर्ल्ड मैप का है, तो आज सुबह मॉर्निंग में ब्रश करते-करते मैंने देखा अच्छा दिल्ली ये है, अच्छा जयपुर यहाँ पे है, अच्छा कलकत्ता यहाँ पे है, उसको पेंसिल से मार्क कर लिया, ठीक? मार्क कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट डे फिर से ब्रश कर रहा है, अच्छा ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था। दिल्ली के लेफ्ट साइड में जयपुर था, है ना? उसके ऊपर साइड में श्रीनगर था, इस तरीके से अंदाज करने लगो। फिर 2-3 पॉइंट को और मार्क कर लो। उसके नेक्स्ट डे क्या करोगे? ये 6 मार्क्स जो किए थे आपने, उसको पहले रिवाइज करो, फिर नया चीज करो। ठीक है ना? तो वर्ल्ड मैप को कभी भी अलग से बैठ के नहीं देखना है। वर्ल्ड मैप को इसी तरीके से करना है आपको, या इंडिया का मैप को भी इसी तरीके से करना है। पर कभी भी मैप देखते हो तो रेफरेंस देखो कि मेरे रायपुर से ईस्ट में है, मेरे रायपुर से लेफ्ट वेस्ट में है, मेरे इंडिया के कैपिटल से राइट में है कि लेफ्ट में है कि ऊपर में है कि नीचे में है, इस तरीके से अंदाज करते हुए चलो। ठीक है? ठीक। हाँ, अब जब क्लास होती है तो इसी टेबल पे क्लास लेना है। ऑनलाइन जब लोगे, इसी टेबल पे आपको क्लास लेना है। अगर होता है तो डेस्कटॉप या लैपटॉप हो तो अच्छी बात है, बट बाय द वे नहीं है, तो मोबाइल का एक स्टैंड होना चाहिए। है ना? छोटा-सा आता है ₹100 ₹50-100 का आता है स्टैंड, वो स्टैंड होना चाहिए, स्ट्रेट नज़र होनी चाहिए रादर देन ऐसे हो। जब ऑनलाइन क्लास करोगे तो ये मेरे आई साइट में के लाइन पे होना चाहिए मोबाइल। तो उस तरीके से मेरे को क्लास करना है, ताकि मैं नोट्स बना सकूँ। मैं इधर पे लिखूँगा तो कहाँ पे नोट्स बनाऊँगा? इधर देखूँगा, नोट्स इधर बनेगा। तो एक छोटा-सा स्टैंड होता है, वो छोटा-सा स्टैंड खरीद लेना, सामने में दिखना चाहिए क्लास। इफ पॉसिबल लैपटॉप या डेस्कटॉप, ऑनलाइन क्लास करते हैं तो, है ना? और प्रॉपर टेबल एंड चेयर, कभी भी पढ़ना है तो प्रॉपर टेबल एंड चेयर, उसके अलावा दूसरे पे नहीं करना है। ये चेयर जो होगा वो एयरी होना चाहिए, है ना? उसमें ज़्यादा स्वेटिंग ना आए। अगर ये रूम पे एसी पॉसिबल है तो दैट इज़ गुड, बट नहीं पॉसिबल है तो एयर का सर्कुलेशन को मेक श्योर कर लो कि विंडो दोनों साइड से अच्छे से ओपन रहे, कीड़ा-उड़ा ना आए वैसे सब देख लो, ठीक है? अब क्या है, अगर जहाँ पे स्टडी टेबल है ना? उस रूम में अगर आपका ही टेबल है, आपका ही रूम है, जिसमें आप सो सकते हो, तो उसके पास में ही सोने का अरेंजमेंट करो। क्योंकि जब दोपहर को 2-3 घंटा पढ़ने के बाद आपको थोड़ा-सा नींद आई, तो डेफ़िनेटली आपको सो जाना चाहिए। जब भी नींद आए तो आपको सो जाना चाहिए, है ना? रिलैक्स करेगा, बट मेक श्योर आधा घंटे में उठ जाओ दिन के समय अगर ले रहे हो तो नैप। पर रात के समय ले रहे हो तो कंटिन्यूअस लेना, ठीक है? तो 7 घंटे से 8 घंटे मेरे को सोना कंपल्सरी है। भले यूपीएससी इधर से उधर हो जाए, पर मेरे को सोना ज़रूरी है, 7 से 8 घंटा। ये इसको कोई नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। इवन आस-पास का नॉइज़ नहीं आना चाहिए। आपके घर के लोग डिस्टर्ब ना करें जब आप 7 से 8 घंटा सोते हो तो, है ना? और वो भी एक होना चाहिए कि 11 से 6 लूँ या 12 से 7 या 10 से 5, आपके ऊपर है। 10 से 6 भी ले सकते हो, बट 8 घंटे से ज़्यादा नहीं और 7 घंटे से कम नहीं, ठीक है ना? दिन में हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं, ठीक? 30 मिनट्स का एक्सरसाइज़, 30 मिनट्स का एक्सरसाइज़, ज़ुम्बा, योगा, मेडिटेशन जो करना है करो, है ना? 30 मिनट्स का एक्सरसाइज़ करना। डाइट में फ्रूट कंपल्सरी, वो भी अगर पॉसिबल हो तो साइट्रस फ्रूट, मौसम्बी, संतरा। नहीं मिलता तो हरी मिर्ची खा लेना, ठीक है? क्योंकि वो भी, इसमें भी विटामिन सी होता है, गुआवा, जाम, है ना? ये सब जिसमें विटामिन सी होता है, वो चाहिए मुझे। तो ये मेरा जो फर्स्ट टाइम बताऊँगा, उसके बाद दोबारा नहीं बताने वाला ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ, है ना? उसके बाद मैं मान के चलूँगा आप लोग ये कर रहे हो करके, ठीक है? हुँ। अब क्लास का यहाँ का जो नोट्स बनाते हो, वो जब बना रहे हो, तो एक साइड में मार्जिन बना लेना, ठीक है? एक साइड में मार्जिन बना लेना। यूपीएससी के पेपर में दोनों साइड में मार्जिन होता है। तो
अगर पॉसिबल हो तो दोनों साइड बनाओ, पर मैं बोलता हूँ कि एक ही साइड बनाओ काफ़ी है ना? जब आप आंसर का प्रैक्टिस करोगे तब इस टाइप के में करना। तो आपका जो क्लास में जब नोट्स बनेगा, वो ऐसे वाले में बनेगा, यहाँ पर ब्लैंक पेज में एक बस लाइन बनाना है मार्जिन। अब जो भी क्लास में टीचर बोल रहा है, उसको राइट करना है, लिखना है, और वो भी गुड हैंडराइटिंग में। गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। ये एक चैलेंज रहता है, पर यही आपको हेल्प करेगा वहाँ पे फास्ट आंसर लिखने में। वहाँ पे 3 घंटे का मॉर्निंग का पेपर, 2 घंटे के गैप में फिर 3 घंटे का पेपर। तो 6 घंटे एक दिन में लिखना है, फिर अगले दिन फिर 6 घंटा, फिर उसके अगले दिन फिर 6 घंटा। तो उसका प्रैक्टिस कराएगा आपको ये। तो जो भी टीचर बोल रहा है, उसको लिखते जाना है। लिखने से 2 हेल्प होगा। पहला चीज़, जब आप लिखते हो तो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन विल बी हाई। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन विल बी हाई, क्योंकि आप 2 इंद्रियों का यूज़ कर रहे हो, 2 अपने बोलना चाहिए क्या बोलते हैं? नाम भूल गया इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मतलब आप आईज़ का भी यूज़ कर रहे हो, ब्रेन का भी यूज़ कर रहे हो, एज़ वेल एज़ हैंड का भी यूज़ कर रहे हो ना? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है उसको। अब हाई लेवल का पढ़ना, हाई लेवल का क्लास में अटेंशन, ये तो फर्स्ट लेवल का अटेंशन हुआ। हाई लेवल का अटेंशन के लिए यहाँ क्लास में आने से पहले, है ना? क्लास में आने से पहले जैसे यहाँ पे 6 से 8 की क्लास है, तो 5 बजे तक पढ़ो जो भी पढ़ना है, 5 से 6 के बाद बीच में मत पढ़ो, है ना? क्योंकि वैसे भी 2 घंटे क्लास में सुनना है। तो उसके 1 घंटे का गैप रखो, थोड़ा-सा रिलैक्स करो। इवन यहाँ पे भी आते हो तो थोड़ा-सा रिलैक्स कर लो, है ना? एकदम से ये ना मत करो, क्योंकि आपको 2 घंटे पढ़ना है यहाँ पे 6 से 8। दोपहर को अगर हो सकता है तो आधा घंटे नींद लेके आना है यहाँ पे क्लास में, ठीक है? तो 6 से 8 की क्लास रखें। अगर जिस दिन 4 से 6 और 6 से 8 हो रही है, जैसे आजकल आपको की हो रही है, तो कोशिश करो कि 3 बजे के बाद मत पढ़ो, 3 से 4 के बीच में गैप रखो, है ना? 3 से 4 के बीच में गैप रखो। हाँ, तो हाई लेवल का अटेंशन के लिए पहला चीज़ क्या है, कि आप 1 घंटे पहले मत पढ़ो, जब क्लास हो रही है। दूसरा लेवल चीज़ है कि आपका माइंड रिलैक्स्ड रहे। माइंड रिलैक्स्ड रहे मतलब क्या है कि अवॉइड कॉलिंग एनीवन, कॉल करना अवॉइड करो। किसी से बात किए रहोगे 4 से अगर 3 से 4 के बीच में अगर किसी से बात किए रहोगे, तो वो चीज़ें माइंड में घूमते रहती है ना? तो माइंड ब्लैंक रहे तो अच्छी बात है। फ़ोन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि उसका थॉट हमारे माइंड में आता रहता है, जिससे बात किए रहते हो, है ना? चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, वो मेरे को बर्थडे में नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया भाई? टेंशन आ गया, है ना? या तो मेरी मौसी मेरे को क्यों नहीं बुलाई, हमारी फैमिली को नहीं बुलाई, है ना? अब की बार मैं मौसी को ही नहीं बुलाऊँगी। ये सब ना फालतू का टेंशन, गार्बेज चीज़, है ना? सिर्फ़ फ़ोन आने से। तो उससे अच्छा ना वो फ़ोन ना आए, अच्छी बात है 3 से 4 के बीच में, ताकि ये माइंड ब्लैंक रहे, ठीक है? अब तीसरा है हाई लेवल का अटेंशन के लिए, वो है कनेक्टिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द टीचर। टीचर के 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करो। मेरा एक स्टेटमेंट हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया। मैंने बोला कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। फिर मैंने बोला अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, इसके कारण से जो विंड है अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो ये 2 लाइन के बीच में जो थॉट है, वो ये था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड अपने राइट साइड में, जो हम लोगों ने पढ़ा, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड अपने लेफ्ट साइड में। तो मेरे ब्रेन में क्या चला होगा, वो वाला कांसेप्ट चला होगा। तो वही कांसेप्ट आपके भी ब्रेन में चलना चाहिए। तो मेरा 2 पॉइंट जहाँ पे होता है, वहाँ पे आपका भी 2 पॉइंट आना चाहिए थॉट में। समझ रहे हो ना? ये थोड़ा-सा हाई लेवल का है, कोशिश करना। अगर ये हैबिट टीचर के लिए अपनाओगे ना, ये हैबिट फिर फ्रेंड्स के लिए भी अपनाना। ये हैबिट हर पर्सन के लिए अपना के देखना, उसका 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करना, आपको उसके अंदर का थॉट समझ आ जाएगा।
ठीक है ना? कभी मदर को फ़ोन किए कि कैसे खाना वाना खाई? अगर बाय द वे आप अलग रह रहे हो तो, है ना? खाना वाना खाए? हाँ, हो गया करके, है ना? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ, अच्छे से चल रही है ना? फ़ोन की मदर आपने आपकी मदर ने और तो छुट्टी-वुट्टी कब लगेगी करके? तो वो आप बोले कि 15 अगस्त में शायद छुट्टी हो, मैं आऊँगी फिर करके। इसका मतलब वो आपको मिस कर रहे हैं, है ना? 2 चीज़ें पूछा उसने, पहला चीज़ आपका सही ढंग सब चीज़ ठीक है कि नहीं करके। दूसरा चीज़ उसने बोला कब आ रहे हो? मतलब क्या है वो आपको मिस कर रहे हैं। 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट कर दिया मैंने, है ना? इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट कनेक्ट करना आना चाहिए, हर किसी पर्सन का। अगर आप सीख लिए ना तो ट्रस्ट में आप बहुत सारा चीज़ सीख जाओगे। क्लास में भी एक हाई लेवल का टेंशन होगा एज़ वेल एज़ आपके फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी आपको हेल्प होगा। ठीक है? तो यहाँ तक हो गया जो चीज़ मुझे बताना था। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ, हाँ, कुछ नहीं उसको अवॉइड करते हैं। हाँ। हाँ, हाँ। तो क्या करना इसका सबसे अच्छा तरीका है जो बाकी स्टूडेंट करते हैं, वो लोग न्यूज़पेपर ही लेके आते हैं। मेरे साथ 10 मिनट बैठते हैं। तो 10 मिनट बैठोगे, रोज़ का रोज़ 4-5 दिन मैं बताऊँगा ना कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, फिर आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है? तो उसके लिए क्या करो, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसको लेके आ जाया करो। अच्छा, हार्ड कॉपी। तो कोई एक न्यूज़पेपर का हार्ड कॉपी ले आओ, कोई भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया अपने घर में मँगा हाँ, वो 2 दिन बाद आता है, कोई इश्यू नहीं। अपने घर में एक हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर का मँगाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया इतने की, है ना? अब टाइम्स ऑफ इंडिया हो गई, इंडियन एक्सप्रेस अगर आता है तो इंडियन एक्सप्रेस कर लो, तो कोई भी एक न्यूज़पेपर अपने घर में मँगाओ और उसको उसमें अंडरलाइन करने का हैबिट डालना, भले उसको दोबारा पढ़ो ना पढ़ो, पर अंडरलाइन करना है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अंडरलाइन करना है, पर इट डज़न्ट मीन कि पूरे को अंडरलाइन करना है ना? सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करना है, हैबिट बनाना। इससे कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। तो न्यूज़पेपर रोज़ का रोज़ ऐसे ही लेके आओ, है ना? 2-4 दिन में आप सीख जाओगे कैसे करना है। ठीक? और कुछ? ऑनलाइन में किसी को? कृष्णा, श्रिया, अंबे, एवरीथिंग इज़ फाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. फाइन। तो ठीक है, तो भिड़ जाओ फिर कल से बढ़िया से, है ना? दंगल में कूद जाओ और एकदम बढ़िया से तैयारी करो। 1 साल अपने को चाहिए, इस 1 साल में अपने को इसी स्ट्रैटेजी से क्रैक करना है। अगर आपका वाक़ई में फेस दिखेगा तब हम लोग वो टॉपर वाला ट्राई करेंगे 1050 वाला मार्क्स, है ना? वो वाला ट्राई करेंगे। पहले मुझे दिखने लगे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है ना? मुझे आपका विज़िबिलिटी क्लियर आएगा, जैसे-जैसे आप टेस्ट देने लगोगे, मेरे आंसर्स देने लगोगे। ठीक है? चलो फिर, ओके, बाय।